कस्य लोच हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी से भी रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम अपने शो की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री के बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार से करने जा रहे हैं। जी हाँ, किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे हरफन मौला कलाकार थे जिन्होंने एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, फिल्मों की कहानी भी उन्होंने लिखी और आवाज़ के जादूगर तो वो थे ही। उन्होंने अपनी जादुई आवाज़ देकर फिल्म इंडस्ट्री के कई नायकों को महानायक का दर्जा दिलवाया, जिसमें देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ का नाम आता है। इन अभिनेताओं पर गाए गए गीत पर उन्होंने आवाज़ दी और ये सभी गीत उनके बेहद लोकप्रिय और बहुत ही सुपर हिट रहे। किशोर कुमार के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो वो बहुत ही मनमौजी तबीयत के थे, यानी कि चुलबुलाहट उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। वो कब क्या कर जाएं ये किसी को नहीं पता था और शायद इसीलिए उन्होंने अपने काम में भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इसकी मिसाल हम आपको दे सकते हैं कि एक बार उनकी गाने की रिकॉर्डिंग लता मंगेशकर के साथ थी, लेकिन किसी कारण लता मंगेशकर स्टूडियो नहीं पहुंच पाई, तो उन्होंने उस गीत को मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाया और वो गीत कामयाब भी रहा। और इसके साथ ही एक किस्सा बहुत ज़्यादा उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर के बाहर बी अवेयर ऑफ किशोर का बोर्ड लगवा रखा था। तो देखा आपने कितने अनप्रिडिक्टेबल थे किशोर कुमार। इसी तरह के बहुत सारे किस्से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए कुछ एक किस्सों का आज जिक्र करते हैं। समा है सुहाना, नशे में जहां है, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना। सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन से लेकर लिरिक्स राइटिंग, हर काम में माहिर किशोर कुमार को उनके टैलेंट ही नहीं बल्कि मज़ाहिया और मनमौजी स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। जन्म के बाद उनके पिता ने उनका नाम आभास कुमार गांगुली रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद वो आभास कुमार से किशोर कुमार बन गए। हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने, देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है, दिल बेजुबान है। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद वो सुरों के जादूगर कहलाए और करोड़ों दिलों पर राज किया। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल के फैन थे और उन्हीं की तरह गाना चाहते थे।
लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। लेकिन तुम्हें दोबारा आने की जरूरत क्या थी? आपका ख्याल ठीक है हुजूर? भला मेरा आपसे क्या वास्ता है? किशोर दा एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं थे। उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपनी पैतरेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस दफा अशोक कुमार के सामने उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक भी किया और भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का मौका नहीं दिया, और तब जाकर कहीं शूटिंग हो पाई। ये बात बहुत मशहूर है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बी अवेयर ऑफ किशोर का साइन बोर्ड लगा रखा था। निर्माता निर्देशक H.S. रवेल जब उनके घर में उनसे मिलकर बाहर जा रहे थे तो किशोर ने उनके हाथ पर काट लिया। जब रवेल ने पूछा तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको बोर्ड देखना चाहिए था। 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधे लगी दिल पे जैसी किशोर कुमार और लता मंगेशकर को डुएट गाना था। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया। लेकिन किसी कारण लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा कि क्या मैं कोशिश करके देखूं। फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। ओए 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 ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। और मजे की बात तो ये रही कि गाना एक टेक में फाइनल कर दिया गया और सुपर हिट भी हुआ। एक बार किशोर दा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट ही दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद आधे पैसे मिलेंगे। इस बात का किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने इसका जवाब मजाहिया अंदाज में दिया। अगले दिन वो सेट पर आधी मूंछ और आधे बाल मुंडवा कर पहुँच गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, और जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप भी पूरा हो जाएगा। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की से भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है, और ये किस्सा खुद आशा भोसले ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था कि किशोर दा ने पहले इस गीत को गाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर गाना गाने को तैयार हुए कि वो इस गाने को शराबी की तरह ही लेट कर गाएंगे। और आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और फिर टेबल पर लेट कर ही गाना रिकॉर्ड किया गया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। एक बार किशोर कुमार अपने करियर के शुरुआती दिनों में निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा के पास काम मांगने के लिए गए, लेकिन B.R. चोपड़ा ने काम देने के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिसे उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद जब किशोर कुमार बड़े सिंगर बन गए तो उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म में गाना गाने के लिए भी एक शर्त रखी। उन्होंने उनसे कहा कि वो धोती पहनकर पान खाते हुए आए और उनसे गाने को कहें। हालांकि B.R. चोपड़ा ना तो धोती पहनते थे और ना ही पान खाते थे। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, इस पर किशोर कुमार ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है और उनके नाम रखे हैं। मैं इन्हीं से बातें करता हूँ। किशोर कुमार भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड की पार्टीज और चकाचौंध से दूर रखना ही पसंद करते थे। लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश खंडवा की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। वो हमेशा ये कहते थे कि जब वो फिल्मों से संन्यास ले लेंगे तो खंडवा में जाकर ही बस जाएंगे, और उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी खंडवा में ही किया गया था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
मीना कुमारी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का हर कोई कायल है। यूँ तो मीना कुमारी को इस दुनिया को अलविदा कहे 50 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा चमकता सितारा है जिसकी चमक आज तक भी फीकी नहीं पड़ी है। पर्दे पर अदा किए गए उनके किरदारों के दम पर ही उन्हें मलिका जज्बात और ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला, लेकिन ये इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि उनकी असली ज़िंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। उनका दर्द सिर्फ यही था कि वो जिसको पसंद करती थी उसने उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं, और यही दर्द उनकी शायरी में भी झलका। तो आइए आज हम याद करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की मलिका जज्बात, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। अपनी संजीदा अदाकारी से दर्शकों के दिलों को छूने वाली अजीम अदाकारा मीना कुमारी अपने वास्तविक जीवन में मलिका जज्बात के नाम से मशहूर हुई। जब मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ तो उनके पिता अली बख्श ने उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे कि अल्लाह 2 बेटियों के जन्म देने के बाद अब की बार उन्हें बेटे का चेहरा दिखाएगा। तभी उन्हें बेटी होने की खबर मिली और वे लड़की को घर न लाकर अनाथालय ले गए। लेकिन बाद में उनकी पत्नी के आंसुओं ने उस लड़की को अनाथालय से घर लाने पर मजबूर कर दिया। मीना कुमारी की मां इकबाल बानो ने उनका नाम महजबी रखा। मीना कुमारी की आंखें बचपन में बहुत छोटी थीं, इसलिए उनके परिवार वाले उन्हें चीनी कहकर बुलाते थे। उन्होंने 1939 में लगभग 4 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म लीडर फेस में उनका नाम बेबी मीना रखा गया था। उसके बाद मीना ने बच्चों का खेल में एक अभिनेत्री के रूप में काम किया। इस फिल्म में उन्हें मीना कुमारी का नाम दिया गया था। 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की सफलता के बाद वह एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब रहीं। रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, कहाँ रहा वो मिलन? बैजू बैजू तुम कहाँ? 1952 में ही मीना कुमारी ने फिल्म निर्माता कमाल अमरोही से शादी की। 1962 उनके फिल्मी करियर के लिए सफल साबित हुआ। आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में मंजर-ए-आम पर आईं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिल्म फेयर के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी अभिनेत्री को 3 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हों। 1964 में कमाल अमरोही के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी में तल्खी आ गई और दोनों अलहदा रहने लगे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल लगे। कमाल अमरोही से अलग होने के बावजूद मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकीज़ा जैसी फिल्मों में बार बार काम करने का मौका नहीं मिलता। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। जो काम तुम अधूरा छोड़ गई थी, मैं उसे पूरा किए देता हूँ। बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें 4 बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। अब माला तो बदल होगी, दूल्हा को उठाकर मौरी का बंदोबस्त करा। तुमने ऐसा क्यों किया? इनमें बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम और काजल शामिल हैं। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मीना
कुमारी की ये खूबी थी कि वह हर तरह के रोल के लिए खुद को ढाल लेती थी, लेकिन जब जब उन्होंने गंभीर भूमिकाएं निभाई तो वह मिसाल बन गई। संजीदा और दर्द में डूबे उनके किरदारों में प्रभावी अदाकारी की क्षमता ने उन्हें सिनेमा के उस मकाम तक पहुंचाया जहां शायद ही कोई अभिनेत्री पहुंची हो। मीना कुमारी एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी थीं। उनके किरदारों की तरह उनकी शायरी में दर्द, बेचैनी, तन्हाई, कड़वाहट, मायूसी का एक सिलसिला नजर आता है। मीना कुमारी अगर एक्ट्रेस न होती तो एक शायरा के तौर पर अपनी पहचान बनाती। मीना कुमारी ने एक बार हिंदी फिल्मों के गायक और कवि गुलजार से कहा था कि ये जो अदाकारी मैं करती हूँ इसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझ में पैदा नहीं हुआ है। ख्याल दूसरे का, अदाकारी किसी की और हिदायत किसी की। मेरे अंदर से जो पैदा हुआ है वो मैं लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में गुलजार को अपनी शायरी प्रकाशित करने का जिम्मा सौंपा था, जिसमें गुलजार ने उन्हें शायरी का नाम नाज दिया। हमेशा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी एक गजल के जरिए अपनी जिंदगी का नजरिया पेश किया है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जहां तन्हा, हम सफर कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा है एक मकां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। लगभग 3 दशकों तक अपनी संजीदा अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्री मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी ऐसी बाकमाल जिंदगी रही जिसने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया, लेकिन इतनी कामयाब अभिनेत्री होने के बावजूद मीना कुमारी ने अपने आखिरी पल बेहद मुश्किल हालात में गुजारे और इसका हिसाब कोई नहीं दे सकता। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ये साल फिल्मों की रिलीज के लिए बहुत खास रहा है और ख़ास बात यह है कि इसी साल कई फिल्मों के सीक्वल्स भी रिलीज़ हुए हैं या फिर रिलीज़ होने जा रहे हैं। उन्हीं में से 2 एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म्स हैं, अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 और सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2। ये दोनों ही फिल्में अब दर्शकों के लिए पेश होने जा रही हैं। ज़बरदस्त ये फिल्में रही हैं अपने दौर की और अब इनके सीक्वल्स आ रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस अब पब्लिक देगी, इसी पर बात करने के लिए फिल्म क्रिटिक्स मुर्तज़ा अली हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मुर्तज़ा जी, हम बात करेंगे गदर 2 की। अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्म रही थी, 2001 में रिलीज़ हुई थी, कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म में। सनी देओल को बहुत ज़्यादा खास पसंद किया गया था। अब गदर 2 आ रही है, आपको क्या लगता है सनी देओल का चार्म अभी भी बरकरार है? देखिए, मुझे लगता है सनी देओल का चार्म बरकरार है और तारा सिंह और जो सकीना की लव स्टोरी थी, आई थिंक उसको लोग जानना चाहते हैं कि अब किस मोड़ पे जाएगी वो कहानी। और ये सीक्वल बेसिकली 1971 में सेट है, जब इंडो पाक वॉर हो रही थी और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अल्टीमेटम दिया था और इंडिया ने कैसे उसका जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था और कैसे हमने फतह पाई थी। तो उस कहानी के बैकड्रॉप पे सेट है। और पिछली बार हमने देखा था कि उनका नेमेसिस जो थे अशरफ अली के, इस बार एक आर्मी के मेजर जनरल हैं जो कि उनकी जो बेटे हैं
उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो इस बार तारा सिंह बेसिकली पाकिस्तान जाएगा अपने बच्चे के लिए। पिछली बार गए थे वो सकीना के लिए, और इस बार जाएंगे अपने और सकीना की प्यार की निशानी को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए। और बहुत ही हार्ड हिटिंग डायलॉग्स हैं। अभी ऑलरेडी उसको लेके बहुत स्पेकुलेशन और बस क्रिएट हो चुका है। एडवांस बुकिंग के मामले में भी ये फिल्म कमाल कर रही है। और अनिल शर्मा जी ने बताया कि सनी देओल को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए। सनी देओल कह रहे थे कि इतनी एपिक फिल्म है, इतनी फेमस फिल्म है, क्या इसको छेड़ना ज़रूरी है। फिर जब उन्होंने पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले नरेट किया तो सनी देओल कन्विंस हुए और फाइनली उन्होंने फिल्म करी। और जो मैंने रशेस देखे हैं उसमें लग रहा है कि वही इंटेंसिटी, वही केमिस्ट्री दिख रही है अमीषा पटेल और सनी देओल के बीच में। जो नए कलाकार हैं वो भी बहुत कमाल की हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंसेज देते हुए दिख रहे हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, और पूरा का पूरा इंडिया एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। इस बार जब तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा तो किस तरह से लोहा लेगा पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, एडवांस बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी है और बम्पर ओपनिंग हुई है। हमने देखा है कि लोग बहुत ज़बरदस्त बुकिंग करा रहे हैं। तो या हम कह सकते हैं कि सिनेमा में जो इस तरह के सीक्वल्स बनाने के जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो ये कामयाब भी साबित हो रहे हैं। देखिए, सीक्वल में थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है कि चूंकि बेंचमार्क पहले से ही सेट होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी भी होती है। तो उस एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खरे नहीं उतरते तो फिर आप ऑन द मूव बॉक्स ऑफिस पे गिर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके पास वो कैरेक्टर्स हैं जिनको कि ऑडियंस प्यार दे चुकी है, आपके पास एक बैकड्रॉप है जो ऑडियंस ने पसंद किया था। तो उस बैकड्रॉप को आप आगे कितनी खूबसूरती के साथ बढ़ा पाते हैं, उन परफॉर्मेंसेस को जस्टिफाई कर पाते हैं, वो एक्टर्स दोबारा से उस रोल में एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं होते। बिकॉज हमें देखना होगा कि मोर देन 3 years have passed since गदर केम। तो ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो ये लीप लेंगे, टाइम लीप जो लेंगे, उसको कैसे निभाएंगे। तो सनी देओल की बात करें, अमीषा पटेल की बात करें, दोनों तारा सिंह और सकीना के रोल में बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं। जो एज गैप है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। वहाँ 47 थी तो यहाँ 71, तो तकरीबन जितना रियल लाइफ में एज हुई है उतना ही वहाँ पे भी हो रही है। तो ये चीज़ बहुत कमाल की है कि उनके कैरेक्टर्स की ऑर्गेनिक ग्रोथ दिख रही है कि अच्छा 47 से 71 और यहाँ 2001 से 2023। ये बहुत आपने रियलिस्टिक बात करी। और अब बात करते हैं ओ माई गॉड 2 की। अक्षय कुमार की ये ट्रेलर देखा है, ज़बरदस्त उनकी जो परफॉर्मेंस है और ख़ास तौर पे उनका गेटअप जो है वो बहुत दमदार मुझे लगा है उसमें। लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो किस तरह के चेंजेस हैं? पहले तो ये है कि ए रेटेड फिल्म है, तो अक्षय कुमार की ए रेटेड फिल्म अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि यूजली वो फैमिली एंटरटेनर्स बनाते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ज़्यादातर उनकी फिल्म्स रहती हैं। पर आदिपुरुष के बाद थोड़ा सेंसर बोर्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। वो इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे किसी के आराध्य इन्वॉल्व हों उसको लेके बहुत पर्टिकुलर है। तो बीच में जब इसका टीज़र और फर्स्ट लुक आया था तो उसमें ये लग रहा था कि वो भगवान शिव का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार इसमें। पर अब एक तरह से ही इज़ मोर लाइक अ मैसेंजर। तो बेसिकली भगवान शिव ना होके वो भगवान शिव के मैसेंजर रहेंगे। पर मोर और लेस स्टोरी में इससे ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि जो कहानी है वो एक आस्तिक इंसान की है जिसकी बहुत आस्था है भगवान शिव ने, जिसका रोल पंकज त्रिपाठी प्ले कर रहे हैं। और उनकी ज़िंदगी में जिस तरह की बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं में कैसे उनके आराध्य जो हैं भगवान शिव महादेव वो कैसे उनका निवारण करेंगे, ये उसको लेकर है। और अक्षय कुमार जो है थोड़ा सा उनके कैरेक्टराइजेशन में बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन मोर और लेस अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि इससे फिल्म के नैरेटिव पे या एंटरटेनमेंट वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में वो जैसे ही कोई वो लुक लेके आता है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में वो जो इमेजिनेशन है भगवान शिव की, वो इमेजिनेशन अपनी जगह हो ही जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि नैरेटिव पे इसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और एंटरटेनमेंट पे भी मुझे लगता है इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ा चेंज इसमें ये किया गया है कि परेश रावल की जगह रिप्लेस किया है पंकज त्रिपाठी को। तो क्या आपको लगता है कि फैंस जो हैं पंकज त्रिपाठी को उसी नज़र से देखेंगे? परेश रावल जी को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। उन्होंने जो भी रोल प्ले किया है अपने करियर में उसको वो इमोर्टलाइज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि सेम कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी, एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि पंकज त्रिपाठी का जो इस वक्त क्रेज़ है ऑडियंसेस में, जो उन्होंने रियलिस्टिक रोल्स प्ले किए हैं पिछले 4-5 साल में, अगर न्यूटन से बात करें उसके बाद लगातार उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, चाहे स्त्री में हम बात करें, चाहे मिनिमी में उनकी हम परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे हम किसी भी फिल्म में उनकी जो परफॉर्मेंस देखें, गुंजन सक्सेना में अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें जहाँ उन्होंने एक फादर को रोल प्ले किया, तो उन्होंने जस्टिफाई किया है और उनकी एक फॉलोइंग भी है। ऑफ कोर्स परेश रावल जी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट कैरेक्टर है। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ऑडियंस की, क्या उस एक्सपेक्टेशन पे खरे
उतर पाएंगे। प्लस पहली बार हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी का एक साथ। एक जो है सुपरस्टार हैं और एक जो है वो दिलों के सुपरस्टार हैं। जिस तरह से पंकज त्रिपाठी की पब्लिक फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होने वाली है दोनों की। और एक भक्त है और एक आराध्य है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट लेके आएगा कि जब अक्षय कुमार भगवान शिव के रोल में होंगे और शिव भक्त बने हैं यहाँ पे पंकज त्रिपाठी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक है जो मुझे लग रहा है कि इसका कसौटी जो है उस पर खरे उतरते हुए दिख रहे हैं मुझे पूरी क्रिएटिव टीम वाले। जी मुर्तज़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हमें अब उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही फिल्में अब पब्लिक के सामने रिलीज़ होने जा रही हैं और अब पब्लिक को फैसला करना है कि वो किस फिल्म को थम अप करती है और किसे थम डाउन करती है, लेकिन उम्मीद तो दोनों ही फिल्मों से बहुत ज़्यादा है। सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत की कुछ और सरगर्मियां और अपडेट्स लेके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। कस्य लोचनानन्